टर्म आ रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम और सीएम फ्रेम और सी फ्रेम और जीरो मोमेंटम फ्रेम। ये और का मतलब तो पता ही है, एक मामा गांव का नाम है, एक गांव का नाम है, एक स्कूल वाला नाम है, मतलब एक ही एलिमेंट के, एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं। वैसे ये सारे नाम एक जैसे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम या सीएम फ्रेम या जीरो मोमेंटम फ्रेम। ये सर फ्रेम क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ए क्लॉक इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब यदि आप लिफ्ट में खड़े हो गए, वहां से दुनिया देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा लिफ्ट फ्रेम। यदि आप गधे पे बैठ गए, वहां से दुनिया देख रहे हैं, तो गधा वाला फ्रेम। यदि आप घोड़े पे बैठ गए तो हॉर्स फ्रेम। यदि आप कार में बैठ गए, कार फ्रेम। यदि आप ट्रक में बैठ गए तो ट्रक फ्रेम। तो उसी तरह सेंटर ऑफ मास को घोड़ा समझ के बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इमेजिन ही करना है, कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको सेंटर ऑफ मास मिले। बताया ही गया था कि इमेजिनरी पॉइंट, आपको वहां घोड़ा दिख जाएगा, एक इमेजिन करके उस पर बैठ जाओ और अब दुनिया देखोगे तो कौन सा फ्रेम कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक, और उसका नाम है जीरो मोमेंटम फ्रेम। क्यों नाम है, 2 मिनट बाद पता चलेगा। अब कहानी लंबी भी हो सकती है, अभी तो लंबी कहानी में समझ में वैसे इसलिए मुश्किल थोड़ा हो जाता है कि पार्ट किल हम 4 ले लें। तो पहले तो घोड़ा ढूंढो सेंटर ऑफ मास, फिर उस पर बैठोगे और 4 पार्ट किल का ध्यान रखोगे, परेशानी ज्यादा है। तो 2 पार्ट किल से कहानी शुरू करते हैं। तो ये पार्ट किल देखो M1 और दूसरा पार्ट किल देखो M2, और इनका सेंटर ऑफ मास वाला घोड़ा दिखा आपको? यदि ये M1 और M2 दोनों चल रहे हैं, M1 और M2 दोनों चल रहे हैं, तो क्या सेंटर ऑफ मास भी कहीं दिखा? बैठा होगा या वो घोड़ा भी भाग रहा होगा? भाग रहा होगा। इस घोड़े पे आप बैठ जाओ, ऑब्जर्वर, और यही कहलाएगा सी फ्रेम। और जैसे ही ऑब्जर्वर आप कहोगे तो ऑब्जर्वर अपने आप को क्या देखता है? रेस्ट पे। यदि कोई पेड़ होता तो ऑब्जर्वर उसे किधर जाते दिखता? पीछे यूसीएम से। M1 को किधर देखेगा? पीछे यूसीएम से। और M2 को किधर देखेगा? पीछे यूसीएम से। तो आप जब सी फ्रेम की बात करते हैं तो ये जो ऑब्जर्वर है, यदि ये सी फ्रेम में आप उसे देख रहे हैं तो ये तो खुद को रेस्ट पे देखेगा। तो ये आपको जो M2 दिख रहा है वो राइट साइड जाते दिख रहा होगा U2 माइनस यूसीएम से, और M1 जो है वो लेफ्ट साइड जाते दिख रहा होगा UCM माइनस U1 से। सर आप कैसे श्योर हो? ये भाई, यदि दोनों ब्लॉक एक ही तरफ जाता तब तो सेंटर ऑफ मास को छोड़ के टाटा बाय बाय करके चला जाता। सेंटर ऑफ मास को चलना नहीं है क्योंकि वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो इसका मतलब है कि एक यदि राइट जाएगा तो दूसरे को किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट। तभी सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। तभी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक लेफ्ट जाते दिख रहा है और एक राइट। उनके वैल्यूज चेक कर लो एक बार। उनके वैल्यूज आ गए, कैसे निकालोगे? तो U2 माइनस UCM। तो तुम लोग जो है UCM कैसे लिखोगे? अच्छा मुझे बताओ, दोनों ब्लॉक यदि लेफ्ट जाने लगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास क्या एक जगह पे रुक सकता है? तो सेंटर ऑफ मास का चलना पॉसिबल है? यहाँ ऑब्जर्वर कहाँ पे है कहाँ, किस पे बैठा? तो वो घोड़ा चलने देगा? वो घोड़े को कैसा दिखना चाहिए? उसे रुका। ये रुका कब पॉसिबल है? यदि उसे एक ब्लॉक इधर जाते दिखा, एक उधर जाते दिखा। अभी अब तुम दुनिया में सेब खाते नहीं देख रहे हो उस अब ब्लॉक को, अब घोड़े पे बैठ के जो सेंटर ऑफ मास वाला घोड़ा है। तब यदि तुम देखोगे तो एक ब्लॉक यदि लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा उसकी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, तभी दिखेगा ऐसा। तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो सकता है। अब मुझे बताओ, ये M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2, एलसीएम ले लिए, सॉल्व कर लिए, और ये आ गया M1
U2 माइनस U1 देख लेना अपॉन M1 प्लस M2। या इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं M1 इंटू U रिलेटिव अपॉन M1 प्लस M2। M1 U रिलेटिव अपॉन M1 प्लस M2। ये यूजर आप जब भी आए अपना नाम लिख देंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे आपसे बात करना। केवल यूजर लिख के आएंगे तो फिर परेशानी है ना थोड़ी सी। यहाँ आपको पता चल गया M2 का वैल्यू, और उसी तरह यहाँ चेक करिए M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस U1, और ये हो जाता है M2, ये M2 इंटू U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। या इसे लिख सकते हैं M2 U रिलेटिव अपॉन M1 प्लस M2। अब मुझे ये बताओ, यदि तुमने वेलोसिटी देखा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो दोनों के वेलोसिटी एक जैसे आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं? नहीं, एक के साथ M2 मल्टीप्लाइड है और एक के साथ M1, बाकी चीजें सेम है। एक काम करो, मोमेंटम देखो तो पहले वाले का मोमेंटम देखो, इधर मोमेंटम कितना दिख रहा है P1C, सी फ्रेम में 1 का मोमेंटम, M1 से मल्टीप्लाई कर दो M2 U रिलेटिव अपॉन M1 प्लस M2। और चलो दूसरे का देखो तो P2 का मोमेंटम सी फ्रेम में कितना दिख रहा है, ये भी हो गया M1 M2 U रिलेटिव M1 प्लस M2। अब मुझे बताओ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं? टोटल मोमेंटम करोगे तो वेक्टर सम होके क्या आ जाएगा? इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम को जीरो मोमेंटम फ्रेम कहते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यदि हम सिस्टम का मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम क्या आ जाता है? जीरो। तो यहां स्टार मार्क देके देख सकते हैं, इन सी फ्रेम P system is zero, hence C frame is called zero momentum frame. Zero momentum frame. C frame को हम क्या कह सकते हैं? जीरो मोमेंटम फ्रेम। सी फ्रेम को हम कह सकते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम। इन सी फ्रेम P सिस्टम जीरो है, सी फ्रेम इज कॉल्ड जीरो मोमेंटम फ्रेम। तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये तो गलत बात है, आपने 2 पार्टिकल के लिए प्रूफ कर दिया और जबरदस्ती हमें मनवा रहे हो कि सी फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम है, 3 पार्टिकल लेके दिखाओ। और गलती से मैंने 3 दिखा दिया तो फिर तू लोगे सर 4 लेके दिखाओ। एक काम करो, n पार्टिकल पे काम कर लो। नहीं सर गलत बात। अच्छा चलो डिफिनीशन याद है आपको, उसे फॉलो करो। VCM क्या लिखते थे? समेशन MI/VI अपॉन समेशन MI। याद करो, ये याद आ गया होगा आपको। ये डिफिनीशन है, बाय डिफिनीशन ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय डिफिनीशन। और आप मुझे ये बताओ समेशन MI/VI को क्या समेशन PI नहीं कह दोगे? अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। और ये समेशन PI जो है इसी को क्या P सिस्टम नहीं कह दोगे? अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो अब मुझे बताओ P सिस्टम जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है? मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM के बराबर। सोच लो, मतलब आप कहेंगे इफ VCM जीरो देन P सिस्टम जो होगा टोटल वो भी होगा जीरो। ये कंसेप्ट की तरह इसे ध्यान रखो, ये कंसेप्ट की तरह इसे ध्यान रखो। या दूसरे नजरिए से कंसेप्ट को देखो, इफ P सिस्टम जीरो, P सिस्टम टोटल जीरो,
देन VCM 0। सर ये दो दो डब्बे में जो आइडिया दे रहे हो, ये किसी काम का डब्बा है, किसे फेंक दूं? ना ना, संभाल के रख, बड़े काम का ये है आइडिया कि यदि आप P सिस्टम 0 कहोगे तो VCM 0 होगा, और यदि VCM 0 कहते हो तो P सिस्टम 0 होगा। तो सर आप इतना मेहनत केवल इसके लिए कर रहे हो कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 मोमेंटम फ्रेम होता है, C फ्रेम। हम कहेंगे हाँ, ये भी एक मकसद है, मकसद कुछ और भी है। पहले ये 2 लाइन को दिमाग में जगह दे दो। यदि सिस्टम का मोमेंटम टोटल 0 है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 होगा, एक पॉइंट। या सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ गए तो C फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम सिस्टम का 0, इसलिए C फ्रेम को 0 मोमेंटम फ्रेम कहते हैं। मुझे बताओ, घर के भीतर छत से टंगे 3 पत्तियों वाले पंखे सीलिंग फैन के ऑन कर देने पर उनके पार्टिकल को चलते तो देख रहे हो, उनके पास मोमेंटम भी है। कितने पार्टिकल हैं आपके पंखे के पत्तियों पे? पत्तियां 3 हैं, उनमें पार्टिकल तो लाखों करोड़ों अरबों। उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? सर मैं एक एक पार्टिकल का वेक्टर देखूंगा, m1v1, m2v2, m3v3, और फिर सबका वेक्टर सम करूंगा। मुझे वेक्टर अच्छी तरह आता है, वाह वाह, सही जा रहे हो। लेकिन 1 लाख वेक्टर को जोड़ेगा कौन? सर जोड़ भी लूंगा जब लिख लूंगा। सोचो, उस 3 पत्तियों वाले पंखे का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे किसी भी पार्टिकल का, चाहे एक्चुअल हो या इमेजिनरी, वेलोसिटी कितना हुआ? ओमेगा आर। आर 0 होने पे 0। यदि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हुआ तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? 0। तो आंसर क्या दोगे? सीलिंग फैन चल तो रहा है, मोमेंटम भी है, लेकिन वो 0 हो जाएगा। सर मन नहीं मान रहा, मन को मनाओ। कैसे मनाओगे? ये देखो, पंखे के 3 पत्तियों को देखो, ये एक पार्टिकल का इधर मोमेंटम, दूसरे का इधर और तीसरे का इधर। ये जो सिमेट्री में 3 लोगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के 0 कर लेंगे। ऐसे सिमेट्रिकल 3-3 पार्टिकल उठाते चलो, मोमेंटम सम करते करते 0 करते चलो, टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। या क्या देखो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। उसका वेलोसिटी कितना? 0। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कितना? 0। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पार्टिकल है, देखना ध्यान से, 1 kg का, और वो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा पार्टिकल है 2 kg का, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और तीसरा पार्टिकल है 3 kg का, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और इनका कहीं न कहीं, इन तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा। और आपसे पूछा गया उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताओ, फाइंड VCM ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम A, B and C सो। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो डायरेक्शन दिख गया आपको। ये तीनों वेक्टर कितने डिग्री पे होंगे मोमेंटम वाले? तो आपको मैं एक आइडिया पहले दे देता हूँ। सारे वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में बदल दोगे, और फिर सारे वेक्टर तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, सारे मोमेंटम अवेलेबल है। क्या लिख देना? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा, फिर टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन दूसरा रास्ता देखो, पहला मोमेंटम कितना? 12 into 1। दूसरा मोमेंटम कितना? 2 into 6। तीसरा मोमेंटम कितना? 4 into 3। टोटल मोमेंटम कितना? पी सिस्टम, जल्दी बोलो, टोटल वेक्टर सम कितना हो गया इन सब का? इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि है तो, अरे सारे एक जैसे हैं यार, 12 12 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह सेट हो गए, तो ये टोटल हो गया 0। तो VCM क्या हो जाएगा? 0। तो आप यदि आई कैप जे कैप में जाकर के काम करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, लेकिन वो टाइम बर्बाद करना कहलाएगा।
चाहे 3 पार्टिकल हो या 30 पार्टिकल हो, यदि वेक्टर सम मोमेंटम का 0 आते दिखा तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। सीधे कह दो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0। तो आपने 2 डब्बों के 2 एप्लीकेशन देख लिए, आपने 2 डब्बों के 2 एप्लीकेशन देख लिए और एक नाम भी समझ लिया, सी फ्रेम। सेंटर ऑफ मास, घोड़े पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास रुक गया, आप ऑब्जर्वर हो, आपको आपका घोड़ा रुका दिखेगा, तो मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो क्या दिखेगा? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0। इसीलिए सी फ्रेम को कहते हैं 0 मोमेंटम फ्रेम। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा या नॉन एक्सेलरेटेड? तो उसको कैसे सोचे? एक्सटर्नल फोर्स यदि सिस्टम पे है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड होगा, तो सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम कहलाएगा। यदि वो ऑब्जर्वर एफबीडी बनाए तो सूडो भी लगाएगा। और यदि नेट फोर्स सिस्टम पे एक्सटर्नल 0 हो, एक लेफ्ट लग रहा था, राइट लग रहा था, टोटल 0 था, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा उस कंडीशन में। और यदि वो ऑब्जर्वर एफबीडी बनाएगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें सूडो फोर्स नहीं लगाएगा। एक आइडिया और थोड़ा सा ग्रूम किया हमने। फिलहाल अपनी कहानी थी कहां? तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? बात कर रहे थे 2 पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम, जिसको हमने देखा एक जैसा और टोटल सम 0 आते देखा। यदि मोमेंटम देख चुके आप तो क्या आपका मन नहीं कर रहा एक बार काइनेटिक एनर्जी भी देखें सी फ्रेम में इन दोनों पार्टिकल का? मन तो कर रहा होगा, मेरा तो कर रहा है। चलो एक बार यहाँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इन दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यदि सी फ्रेम में आप देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कोई सिंबल तो ले लो, सी फ्रेम वाला काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने ले लिया सिंबल के सी, ये है काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम, काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। चलो के सी हम आज देख रहे हैं, तो ध्यान से देखो, पी स्क्वायर P1C स्क्वायर बाई ट्वाइस M1 प्लस P2C स्क्वायर बाई ट्वाइस M2। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपने? अरे भाई P स्क्वायर बाई 2M, और कौन सा बड़ा काम किया? और P1C और P2C दोनों एक जैसे हैं, तो आप कॉमन ले लो, P स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 बाई M1 प्लस 1 बाई M2, आपके पास ये आ गया। अब मुझे ये बता दो कि जब आप काइनेटिक एनर्जी ये लिख चुके, आप अलग जगह पे सादे पेज में लिखना, क्योंकि डाटा तो चाहिए आपको, और यहीं पे लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। मुझे ये बताओ P का वैल्यू कैसे लिख दोगे? ध्यान से देखना, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर, U रिलेटिव का स्क्वायर, और अपॉन 2, और बगल वाला जो डब्बा है वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। यहां पर ये हमारे पास आ गया P स्क्वायर बाई 2M, P स्क्वायर बाई 2M। चेक कर लो। तो यहां पर आपके पास जब ये डाटा आ गया तो इनमें कुछ कट हो जाने वाला है, तो केसी जो हमारे सामने आ रहा है वो केसी क्या आ गया? देखना ध्यान से, हाफ, देखो ध्यान से, M1 M2 एक ही बचेगा और M1 प्लस M2 भी एक ही बचेगा, इंटू U रिलेटिव स्क्वायर। ये जो है ना M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 बहुत बार लिखना पड़ता है, उसके लिए एक सिंबल दे देते हैं म्यू, और उसे कह देते हैं रिड्यूस्ड मास, हाफ म्यू U रिलेटिव स्क्वायर। तो आपको सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखना समझ में आ गया, हाफ म्यू, म्यू ना एक बिल्ली था काले रंग का, उसको डेली मुझे बुलाना पड़ता था, ए काली बिल्ली इधर आओ, ए काली बिल्ली इधर आओ, तो मैंने क्या कहा? इतना नहीं बोलूंगा, म्यू इधर आओ। तो वो काली बिल्ली है यहाँ M1 M2 बाई M1 प्लस M2, उसको क्या बोल देंगे? म्यू।
अब पूछो ये म्यू क्या है? काली बिल्ली। अब जरूर 2 दिन बाद बच्चा पूछेगा सर वो काली बिल्ली कौन सी? आप म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। सर इतना आपने जो मेहनत करवाई इसका फायदा? हाँ ये तो जरूर, हमें यदि फायदा मिलेगा तो मैं इसे याद रखूंगा, नहीं तो मैं तो 2 मिनट में सर इसे भुला दूंगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, पहले तो यहां तक छपाई कर लो और फिर हम चलते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे पेज चेंज करूं क्या मैं? अरे पेज चेंज करूं? मुझे बताओ ये है 6 kg का ब्लॉक और ये है 3 kg का ब्लॉक, न्यू कितना हो गया पहले ये बताओ। ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और आपको बताना है इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। ये काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में आपको इस सिस्टम का बताना है। सिस्टम आपने देखा 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम। इस 2 ब्लॉक सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है सी फ्रेम में। तो इसमें मेहनत तो कुछ खास है नहीं, सॉल्व करिए। हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। रिलेटिव लिखना आपको थोड़ा बहुत आता ही है, तो देखिए क्या था, हाफ 6 इंटू 3/6 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 2। एक पे बैठ जाओ, उसका वैल्यू अपोजिट करके दूसरे को दे दो, तो 20 माइनस 2 वो रिलेटिव हो गया 18, उसका स्क्वायर है। हाफ इंटू 2 इंटू 18 स्क्वायर, ये हो गया 18 इंटू 18 जूल। इसमें तो कोई खास कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो सर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूंगा तो सी फ्रेम में एनर्जी लिखना पड़ेगा, तो सर मैं लिखूंगा ही नहीं, मुझे काम ही नहीं है, मैं ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी लिखूंगा। बड़े अच्छे बच्चे हो। देखो अगला एग्जांपल जिसमें इसकी नीड है। दोनों ब्लॉक का रिलेटिव लिखना है यार, किसी में से किसी को घटा लो, क्या फर्क पड़ता है। u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2 को मैंने क्या नाम दे दिया है, रिलेटिव। रिलेटिव कैसे निकालते हैं या सिखाऊं, या आता है लिखना? किसी एक गधे पे बैठ जाओ, उसका वेलोसिटी तोड़ के दूसरे को दे दो नेगेटिव साइन के साथ, फिर नेट कर लो। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन, ये कंसेप्ट की तरह सेट कर लेना। यहाँ m1 मास है, ये u1 से चल रहा है, और ये m2 मास है और ये u2 से चल रहा है। यहाँ कोलिजन होता है और बाद में ये m1 मास v1 से चलता दिख रहा है, m2 मास v2 से चलता दिख रहा है, और ये हेडिंग दे देते हैं कंसेप्ट। इसका हमें बताना है एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन। तो ध्यान से देखिए, पहले जो हम देख रहे हैं एनर्जी, ये है हाफ म्यू यू रिलेटिव के इनिशियल माइनस के फाइनल, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में। सी फ्रेम में एनर्जी लिख लो और सी फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास का अलग से एनर्जी लिख लो, दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये आता है ग्राउंड फ्रेम का एनर्जी। और बाद में आओ, बाद में देखो, पहले हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर और प्लस हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर। मुझे ये बताओ क्या टक्कर होने से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बदला होगा क्या?
सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी बदलेगा? क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स है? नहीं। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास वाला जो टुकड़ा दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जो भी अंतर आ रहा है वो सी फ्रेम वाले एनर्जी में अंतर आ रहा है। हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर है पहले एनर्जी, और बाद में एनर्जी है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ, क्या न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन्स लॉ वो क्या कहता है? वो कहता है E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये कहता है V रिलेटिव अपॉन U रिलेटिव। तो मुझे ये बताओ, V रिलेटिव बराबर आपके क्या आ गया? E टाइम्स U रिलेटिव आ गया। आ गया या नहीं आ गया? V रिलेटिव किसके बराबर हो गया? E टाइम्स U रिलेटिव के बराबर हो गया। अब यहां आप गौर करिए, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर माइनस हाफ म्यू ई टाइम्स यू रिलेटिव स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकता हूं? हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर, और यही है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, ये जो एनर्जी लॉस दिख रहा है उसका ये फॉर्मूला आ गया अपने पास इन कोलिजन। यदि इलास्टिक कोलिजन होगा, ई का वैल्यू क्या कर दोगे? 1, 0 हो जाएगा। यदि आपको मैक्सिमम एनर्जी लॉस चाहिए तो ई का वैल्यू क्या कर दोगे? 0, मतलब चिपक गया, सेपरेट नहीं हुआ, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यदि मैक्सिमम एनर्जी लॉस चाहिए, ई का वैल्यू 0, मतलब सेपरेट नहीं हुआ पार्ट के, चिपक गए जुड़ के। और यदि मिनिमम एनर्जी लॉस चाहिए, मतलब लॉस है ही नहीं, 0 कर दो, ई का वैल्यू 1 करके इलास्टिक कोलिजन हो जाए। तो आपको अब यदि कोई क्वेश्चन दे कोलिजन वाला और उसमें एनर्जी लॉस पूछे, तो क्या आप V1 V2 निकालोगे? काम है? देखो तो फॉर्मूले में क्या V1 V2 की आवश्यकता है? सीधे क्या लिख सकते हो? एनर्जी लॉस। कैसे? तो देखिए एग्जांपल में आपके सर वो कुछ सामने पूछना था। ये 6 kg, 2 मिनट बाद पूछ लीजिएगा, सादे पेज पे आ जाइए और यहाँ ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 6 मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू है 1/2 और आपको कहा गया फाइंड आउट एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन। यदि ये एग्जांपल आपके हाथ लगा तो आपको क्या याद रखना है कि तुरंत आंसर आ जाए? एनर्जी लॉस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर और इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। हाफ 6 इंटू 3/6 प्लस 3 इंटू यू रिलेटिव 10 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर किया, 1/2 इंटू 2 इंटू 10 में से 4, 16 इंटू 3/4, ये 2 और 2 चला गया, 4 4 जा 16, 12 जूल। हाँ, तो अब ये यदि फॉर्मूला याद है तो क्या फायदा मिलेगा? देखिए, यदि ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या निकालते? पहले V1 फिर V2, वो कहां से आता? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फॉर्मूला तो जो मैंने एक बार बताया वो तो वैसे ही नहीं याद रहता, मुझे नहीं याद रहता, आपको भी नहीं याद रहेगा, तो फिर टेंशन तो बहुत है। और नहीं तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट हाथ में है। आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में यदि आप कंफर्टेबल हैं तो पीछे वाले पेज पे जो पूछना था तुरंत पूछिए मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं? इस वाले पेज पे सानिया कोई डाउट है आपके? यस सर, वो m सिस्टम VCM स्क्वायर क्यों लिखा था सर? वो डिराइव करके आता है, मैंने अभी आपको डेरिवेशन नहीं बताया, ठीक है? ओके अभी सर। फिलहाल आपको ये तो दिख रहा है ना, शुरू में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कितनी और बाद में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कितनी, ये तो दिख रहा। यस सर।
तो उनमें जो अंतर आया वो कहाँ गया होगा? सर्कुलेशन में। तो एक काम करो, ये बीच वाला लाइन अभी हमने छोड़ दिया, तब भी क्या ये याद रह जाएगा आपको? यस सर। तो तभी याद कर लो, तभी अपना काम बन जाएगा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ इसके एप्लीकेशन में एक एग्जाम्पल और देखिए। एक एग्जाम्पल यहाँ आप पहले मुझे ये बताइए कि यदि आपके सामने दो ब्लॉक है और एक ब्लॉक है ये 6 kg का और दूसरा ब्लॉक है 3 kg का, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, के का वैल्यू दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, पहले का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर टाइम 0 पे ये चित्र कथा है आपके पास। आपको क्या लगता है स्प्रिंग जो है क्या ये हमेशा नेचुरल लेंथ में रहेगा या सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ दबेगा, कंप्रेस होगा? कंप्रेस होगा। पक्का ना? तो कंप्रेस होगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड दिखेगा, मैक्सिमम कंप्रेस्ड, ये मैक्सिमम कंप्रेशन, ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। अब एक समय ये बताओ कंप्रेशन कब तक होता रहेगा? क्या ये 10 और 2 बने रहेंगे या 10 कम होगा या 2 बढ़ेगा, क्या होगा समय के साथ? तो 10 जो है वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि स्प्रिंग रोकना चाहेगा उसे, और 2 धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि स्प्रिंग धकेलेगा उसे, और जब ये बराबर हो जाएगा दोनों का स्पीड, जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक दबता रहेगा स्प्रिंग, पीछे वाले का जब तक ज्यादा है, और जब दोनों का स्पीड बराबर है उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन दिखेगा, और उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन दिखेगा तो यहाँ पर v रिलेटिव क्या कह दोगे? 0। तो काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में क्या हो गया? 0। और पहले काइनेटिक एनर्जी पहले क्या दिख रहा है? u रिलेटिव नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम में क्या दिख रहा है? नॉन जीरो। अब आपसे क्या पूछा गया है बताइए? इस एग्जांपल में पूछा ये गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, तो आप क्या लिख दोगे मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए? देखिए सॉल्व करते वक्त एक लाइन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बड़े अच्छी तरह याद कर लिया है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, और लॉस कैसे लिखेंगे? हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर माइनस 0। क्यों 0? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इनलोंगेशन पे सेम स्पीड रहता है आगे पीछे वाले ब्लॉक का, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है, इनलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो। यहाँ कंप्रेशन पूछ रहे हैं, और आगे बढ़ने पे अब आगे जाकर फिर एक मैक्सिमम इनलोंगेशन भी आएगा, पहले ये नेचुरल लेंथ में आएगा फिर वो मैक्सिमम इनलोंगेशन आएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अभी फिलहाल हाफ 6 into 3 by 6 plus 3 into 10 minus 2 का स्क्वायर, 10 minus 2 का स्क्वायर, हाफ इंटू 100 एक्स मैक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स मैक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो, एक्स मैक्स दिख जाएगा। तो आप यदि सी फ्रेम वाले काइनेटिक एनर्जी देखना शुरू कर देते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चन में आपके टाइम बहुत बचेंगे। सी फ्रेम का एनर्जी गायब, अरे गायब होके गया कहाँ? तो स्प्रिंग में छुप गया जाके, कहाँ पे छुप गया? स्प्रिंग। कितना आ गया है एक्स मैक्स? कितना आ गया है? √6 रूट 1.28 मीटर। ठीक, तो यदि आप इस आइडिया को फॉलो करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन में आप तुरंत निकल लेंगे, नहीं तो दूसरा रास्ता होता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी निकालते, और जब भी निकल आता तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते, फिर इनिशियल, फिर उनका डिफरेंस, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर, टाइम बर्बाद होता। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आ रहा है, तो इसे कह रहा हूं कंसेप्ट। ये एक बॉल देखिए, ये चल रहा है
u1 स्पीड से, या अभी पुटअप ही कर देते हैं, हाँ, u1 स्पीड से, और अगला वाला बॉल जो है ये चल रहा है u2 स्पीड से, और ये कह दिया गया u2 इज लेस देन u1। अच्छा मुझे ये बताओ, E का वैल्यू 1 है, इससे तो ये तय हो गया एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो जब ये टकराने लगेंगे उस समय का सिचुएशन देखो तो टकराने लगेंगे तो क्या ये डिफॉर्मेशन होगा, ये समझ में आ रहा है? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन क्यों होगा ये बताओ? टकराते वक्त पिछले वाले का स्पीड ज्यादा है और अगले वाले का स्पीड कम है, तो पिछले वाला धकेल कर अगले वाले में घुस गया, ऐसा सोचो, दबा दिया। क्यों? कारण है कि पिछले वाले का स्पीड ज्यादा है। आप इस पॉइंट पर सोचो, कब तक ये डिफॉर्मेशन होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक पिछले वाले ब्लॉक का स्पीड ज्यादा है। स्प्रिंग ब्लॉक की तरह सोचो, इलास्टिक मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक की तरह सोचो, और स्पीड धीरे धीरे अगले का कांटेक्ट में रहते ही बढ़ने लगा और पीछे वाले का स्पीड कम होता गया। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब ये दोनों का स्पीड क्या हो जाए? सेम। और जब दोनों का स्पीड सेम होता है उस समय दोनों के स्पीड सेंटर ऑफ मास के स्पीड के बराबर हो जाता है। और जब ऐसा हो गया तब यहां पर भी रिलेटिव क्या दिख रहा है आपको? 0। तो यहां से यहां आते Kc जो था पहले नॉन जीरो था और अब Kc क्या हो गया? 0। तो आपसे यहां पूछा गया कि आखिर ये Kc वाला एनर्जी कहां छुप गया? तो यहां पर हो गया मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसका वैल्यू क्या होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। ये एक बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान कुछ देर के लिए काइनेटिक एनर्जी कम होता है, जबकि हम लोग क्या याद करके बैठे थे? इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब हम कहेंगे बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट कंजर्व, ड्यूरिंग इवेंट चेंज होता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व है। एक पॉइंट और, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखो तो ये मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर देखोगे? हम लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिख लेंगे? मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिख देंगे? मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग, बिफोर आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये जो है ये 12 लाख बच्चों में से 1000 बच्चों ने सुना रहता है। तो 1000 ने सुना है तो यूज तो करने वाले होंगे उसमें से 10। तो आप ध्यान से देख लो, इस पॉइंट पर एडवांस ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आज तक नहीं पूछा है तो वो आज आपके टाइम में आए या उससे पहले आए, देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, इस पे एडवांस पूछेगा क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा है। ऑब्जेक्टिव बनेगा बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ठीक ना, कोलिजन के टाइम पे। तो यहां आपने यदि सी फ्रेम देखना सीख लिया तो ये आइडिया भी आपको मिल गया, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आपने सी फ्रेम में तुरंत जज किया, अरे यार एक जैसा स्पीड है मतलब तो रिलेटिव वेलोसिटी यदि 0 है तो मतलब सी फ्रेम का एनर्जी गायब हो गया, कहां गया? तो वो पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल में डिफॉर्मेशन के कारण। और ये डिफॉर्मेशन जो है फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, क्योंकि इलास्टिक ऑब्जेक्ट की खासियत क्या हो जाती है? सेम शेप में वो वापस चले आते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटने पर। ठीक, यहां जब ये पॉइंट आपने सीख लिया तो एक पॉइंट और छोटा सा देख लीजिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले की तरह आगे यूज करिएगा, ये फॉर्मूला यूज करिएगा।
यहां देखिए एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक के बारे में आपसे कहा गया कि ये 6 kg, इसका वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ एक दूसरा ब्लॉक है जो कि है 3 kg का, और ये रेस्ट पे है, स्मूथ सरफेस पे। मुझे ये बताओ, क्या ये ब्लॉक जाकर स्प्रिंग को दबाएगा? समझ में आ रहा है आपके? एक समय ऐसा होगा जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दिखेगा, एक समय ऐसा होगा जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दिखेगा आपको, वो देख लो, एक समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दिखेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वो निकालना आप सीख चुके हैं। सेंटर ऑफ मास के बराबर जो पहले था उसी के बराबर हो जाता है। और बाद में ऐसा भी तो होगा कि फिर ये अलग हो गया होगा और वो भाग रहा होगा अलग अलग। ये 6 और ये 3, इनका फाइनल स्पीड v1 और ये v2, और वो अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तब उनका स्पीड क्या है ये हम ढूंढ रहे हैं। तो आप कैसे पता करोगे? एनर्जी लॉस नहीं हुआ क्योंकि स्प्रिंग है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप आधे 1 घंटे में सॉल्व कर लोगे, तब तक पेपर निपट जाएगा। तो दूसरा आइडिया सुनो, यदि स्प्रिंग के बदले में आपके दिमाग में ये आ जाए कि स्प्रिंग होना और ये इलास्टिक कोलिजन होना एक ही बात है, तो आप क्या कर लोगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और v2 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। स्प्रिंग जो है ये तय कर दिया कि यहाँ जो कोलिजन हो रहा है लाइक इलास्टिक कोलिजन, लाइक इलास्टिक कोलिजन, और आपने तुरंत सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 6 माइनस 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 18, तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। और अगला वाला क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3 इंटू 18। अरे वहां भी u1 करना यार, दोनों जगह u1 रहता है, दोनों जगह u1 ये 18, 9 दूनी 18, 4 24 मीटर पर सेकेंड। तो आपके टाइम बच गए। और x मैक्स चाहिए तो यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना, हाफ 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 इंटू 18 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। के दिया गया होता कुछ 100 न्यूटन पर मीटर टाइप, तो आप तुरंत सॉल्व करके एक्स मैक्स बता देते। तो एक्स मैक्स वाला आइडिया भी दिख गया। और जब ये अलग हो गए होंगे ना कभी, या नहीं होंगे? तो होंगे तो आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हो। सर अलग क्यों होंगे? भाई टाइम के साथ आगे वाले का स्पीड ज्यादा हो गया होगा, वो भाग जाएगा स्प्रिंग लेके, पीछे वाला दौड़ता रह जाएगा कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, आता रहेगा। जब ये अलग हो गए तो आपका मिल गया वैल्यू। यदि समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे खूब टाइम खराब करते हैं। सर ये स्प्रिंग लाइक इलास्टिक कोलिजन एक बार दोबारा बता दो। क्या एनर्जी लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक? अरे यार, जब स्प्रिंग पहले भी खुला था, जब अलग हो गए तो बाद में भी अलग है, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है ना? यस सर। और मोमेंटम कंजर्व है ना? यस सर। ये दोनों किस में होता है? इलास्टिक कोलिजन। इसीलिए लिख रहा हूं यार, स्प्रिंग होना तय कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। स्प्रिंग नहीं होता तो टकरा के हीट जनरेट हो जाता, स्प्रिंग है तो टकरा के एनर्जी लॉस नहीं हुआ। अभी नहीं दिमाग में आया? नहीं सर, आ गया। बहुत बढ़िया। तो इलास्टिक कोलिजन होना यदि दिखेगा किसी को तो सीधे फॉर्मूले से रिजल्ट लिख देगा। और बाई चांस आपको भी नहीं दिखे तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? एक लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आराम से बैठ के आधे 1 घंटे में सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन पेपर तब तक नहीं पलटेगा, ये ध्यान रखिए। आप यदि ये सीख जाते हैं तो सीधे अप्लाई कर दीजिए। तो ये कुछ आइडिया पॉइंट, ये जो है आपसे कहा गया, ये आपसे कहा जा रहा है, ये है m, ये भी है m, ये नेचुरल लेंथ, ये रेस्ट, ये भी रेस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और आप इस पे फोर्स लगाने लगते हो F, और आपसे कहा गया फाइंड मैक्सिमम इनलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इनलोंगेशन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन।
तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जब ये आगे लेकर के जाएगा तो पिछला वाला भी चलना शुरू करेगा और दोनों खींचते जाएंगे स्प्रिंग। पीछे वाले का स्पीड आगे वाले का स्पीड जिस कभी मोमेंट पे बराबर होगा उस समय मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। लेकिन ये जो लफड़ा आप है ऐसे नहीं चलिए, आप इसमें काम की बात ये करिए। इसमें देखिए कि एक घोड़ा है, सेंटर ऑफ मास, उसका वेलोसिटी नहीं है कुछ, उसका एक्सेलरेशन अभी अभी दिख गया F/2m। और अब आप सॉल्व करिए, जब आप घोड़े पे बैठ गए सेंटर ऑफ मास पे, तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों ब्लॉक दूर जाएगा या दोनों ब्लॉक अपोजिट जाते दिखेंगे? तो एक x1 मूव करता है, दूसरा x2, लेकिन यहाँ चूंकि सिमेट्री है तो मैंने मान लिया दोनों कितना मूव कर रहा है, x। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये मैक्सिमम जब इलॉन्गेशन होगा तो रुक जाएगा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास पे जब बैठ गए तो ये रुकेगा। तो जब ये दोनों रुक गए, मैक्सिमम सेपरेशन होने पर रुक गए, तो आपने क्या अप्लाई करना है, बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। किसका किसका वर्क डन देखने वाले हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ही नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा के ई। और एक और छूट रहा है, स्प्रिंग तो नहीं है लेकिन स्यूडो है, वर्क डन बाय स्यूडो। और ये डेल्टा के ई के बराबर कर देंगे और डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा के ई क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वैसे ही शुरू में जीरो थे, कोई नहीं चल रहा था, और जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन हुआ तब भी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो और फाइनल भी जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो। अरे बचा कौन, तो वर्क डन स्प्रिंग का बचा और वर्क डन स्यूडो का बचा, और ये किसके बराबर कर देने वाले हैं, जीरो। सर स्यूडो कैसे ढूंढोगे, ma/x, और ऐसा एक जगह दिखा। और स्प्रिंग का देखो, u इनिशियल माइनस u फाइनल, 0 माइनस हाफ के 2x स्क्वायर। 2x क्यों सोचते रहो, एक लेफ्ट गया x एक राइट गया x, तो टोटल इलॉन्गेशन 2x, इसलिए u इनिशियल माइनस u फाइनल। स्यूडो का दूसरे का वर्क डन देखो, माइनस ये माइनस ma/x, और एक वर्क डन f का छूट रहा है, वर्क डन बाय f। वर्क डन बाय f कितना हो गया होगा, प्लस f/x, और ये जीरो से इक्वेट कर दो, ये ma/x कैंसिल आउट हो गया, fx किसके बराबर आ गया, हाफ के x स्क्वायर, x किसके बराबर हो गया, 2f/k। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुक्का भेड़ देते हैं, हाफ के x स्क्वायर बराबर fx और x निकाल लेते हैं, सही तब भी आ जाता है। और वो गलत कब होगा, जब मास बदल दूंगा, m1 m2 दे दूंगा, तब वो तरीका आपका फंस जाएगा, नहीं काम पड़ेगा। या गलत कब होगा, दोनों तरफ फोर्स लगा दूंगा, फिर भी लुढ़क जाओगे, तब भी तरीका काम नहीं करेगा। तो जब ऐसा रहता है तो इस केस में बच्चों के तुक्के से आंसर सही हो जाते हैं। रास्ता ये है, रास्ता क्या कहता है, आप सी फ्रेम में जाओ, उसके एक्सलेशन देखो, एफबीडी में स्यूडो देखो, फिर आप सबके मूवमेंट को सी फ्रेम से ऑब्जर्व करो, या तो दोनों नजदीक आएंगे या दोनों दूर जाएंगे। और इन मैक्सिमम इलॉन्गेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों का जो होगा वो वेलोसिटी एक जैसा, जीरो, मैक्सिमम इलॉन्गेशन या कंप्रेशन पे। तो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, इनिशियल जीरो था ही क्योंकि मोशन स्टार्ट ही हुआ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो कुछ बच्चों के समझ में आ जाएगा। HCV में सॉल्व एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 19, HC वर्मा में सेंटर ऑफ मास में सॉल्व एग्जांपल, उसे देख सकते हैं। और HCV में अनसॉल्व है 49, 50, 51 के आसपास, उन्हें देख सकते हैं HC वर्मा में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, इन्हीं आइडिया पे बेस्ड। अब आप लोग पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन 49 में जो है वो मैं अलग से समझाऊंगा, जिनमें वेरिएबल मास सिस्टम या रॉकेट प्रोपल्शन का कांसेप्ट डेवलप करके अप्लाई करना होगा। तो अगले टर्न पे वेरिएबल मास सिस्टम और दूसरा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये दो चीजें याद दिलाइएगा, मैं अगले टर्न पे उसे टेकअप करूंगा। एक वेरिएबल मास सिस्टम रॉकेट प्रोपल्शन और दूसरा इंपल्स की चर्चा करेंगे, ठीक। फिर निपट जाएगा ये चैप्टर। अभी के लिए मात्र इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।